अब बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में अभी तक हमने इंटीग्रेशन का कोई एप्लीकेशन नहीं देखा, केवल डेरिवेटिव का प्रयोग हुआ है। अब एक इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन देखो कैसे होगा। तो एक और कर लेंगे तो इंटीग्रेशन वाली बात भी समझ में आ जाएगी। जैसे क्वेश्चन में लिख रहा हूं, अब क्या है कि यहां पर पहले पोजीशन दी थी, एक्स की वैल्यू मतलब पोजीशन वाज गिवन, अब से वेलोसिटी गिवन है। तो फॉर अ मूविंग पार्टिकल, साथ साथ बच्चों नोट करेंगे, अभी भी जो मूविंग पार्टिकल है मान लेते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रहा है। एक्स एक्सिस से क्या होता है, थोड़ा समझने समझाने में इजी हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि एक्स एक्सिस ही लिखा जाए, कुछ भी लिख सकते हैं, बट स्ट्रेट लाइन की बात है, ठीक है। 1D की बात है, ये जरूरी नहीं कि आप एक्स एक्सिस ही लें, आप कुछ भी ले लेंगे सब आंसर सेम ही आएंगे, बट जिस लाइन पे होगा फिर उस लाइन के रिस्पेक्ट में आपको सोचना पड़ेगा। अभी हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में सोच रहे हैं। तो फॉर अ मूविंग पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस 1 डायमेंशनल मोशन है, वी दिया है बच्चों। तो वी मान लीजिए दे दिया है से -t² प्लस 3t - 2, ऐसा दे दिया है, इतने सेकेंड्स। अब v का एक्सप्रेशन दे दिया है, x नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो v के एक्सप्रेशन को यूज करके हमें कुछ कुछ फिगर आउट करना है। तो क्या क्या फिगर आउट करना है, फाइंड। तो सबसे पहले बताइए फर्स्ट पार्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, displacement of particle from t equal to 5 second to t equal to 10 second। ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस कर दिया है बस, और सेम टाइम फ्रेम दे दिया है, डिस्टेंस बताइए इसमें। और थर्ड क्वेश्चन में और क्या क्या पूछ सकते हैं, एक्सेलरेशन मान लीजिए, पूछ लीजिए एक्सेलरेशन बताइए। ये पूछ लिया, ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ बस इतना ही पूछ सकते हैं, और क्या। चलो शुरू करें कार्यक्रम। तो कार्रवाई शुरू करते हैं। देखो अब यहां पर v वर्सेस t आपको दिया है रिलेशन, और डिस्प्लेसमेंट चाहिए साहब। देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे, अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो कैसे होगा डिस्प्लेसमेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि v जो पढ़े थे हम लोग वो dx/dt पढ़े थे। बच्चों सीखो ध्यान से, इंटीग्रेशन में जनरली थोड़ा सा बच्चों का हाथ कमजोर रहता है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आराम से समझ पाएंगे। तो हमारा जो, अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्ट आ जाएगा दैट इज dx = v dt। अब आप ds भी लिख सकते हो, dx भी लिख सकते हो, जो चाहो सो लिख सकते हो, ठीक है। तो dx = चूंकि हमने अलोंग एक्स एक्सिस लिख दिया है तो हम x लिख ले रहे हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ds = v dt, है ना, तो कोई फर्क नहीं है। अच्छा अब बात ये हुई कि अब इनको इंटीग्रेट करना है। मोशन की शुरुआत कब होती है, टाइम t = 0 से। तो जब भी v dt करें तो आप, अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप t = 0 से t = t तक कर लें, ठीक है। और टाइम t = 0 पर मान लीजिए पोजीशन है x1 और टाइम t = t पर पोजीशन जो है वो x2 है।
इस बात को भी सीखो। जरूरी नहीं है कि t=0 पर पोजीशन उसकी 0 हो। बोलो, जरूरी थोड़ी है कि t=0 पर पोजीशन उसकी 0 हो, कहीं भी हो सकता है। हाँ, अगर दे दिया जाए कि साहब मान लीजिए कि इनिशियली वो जो है ओरिजिन पे है, तो बात अलग है। तो अब हमें यह एक काम ऐसा कर लें, आपको तो स्पेसिफिक दिया है कि t=5 सेकेंड से t=10 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो हम 0 से लेके t में काहे लिखें, तो हम 5 से लेके 10 में लिखें। तो हम 5 सेकेंड से 10 सेकेंड में लिखें। ठीक, हमें केवल 5 से 10 सेकेंड के बीच में ही चाहिए कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो t=5 पर मान लीजिए पोजीशन है x1 और 10 सेकेंड पर पोजीशन है x2। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो आपकी शुरुआत हो रही, तो आप समझ लें कि 5 सेकेंड जो है वो रिप्रेजेंट करता है पोजीशन x1 को, और ऐसी जो 10 सेकेंड का समय है वो रिप्रेजेंट करता है पोजीशन x2 को। बच्चों सीखो, तो हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो x1 से x2 होगा और 5 से 10 होगा। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है साहब, तो dx का इंटीग्रेशन होता है x, और इसकी लोअर लिमिट है x1 और अपर लिमिट है x2। अच्छा, v क्या है, तो v दिया हुआ था, तो v दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -t² + 3t और फिर कितना है -2। इसको इंटीग्रेट के यहां से कहां तक करना है, t=5 से t=10। अब बस आप सॉल्व कर लीजिए तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देखो कितनी आती है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा -t³ + 3t² - 2t, और t=5 सेकेंड लोअर लिमिट है और t=10 सेकेंड जो है वो अपर लिमिट है। ऐसे तो अब ये इंटीग्रेशन करने के बाद जो रिजल्ट आया, तो t=10 पे वैल्यू रखिएगा, फिर t=5 रखिएगा, जो डिफरेंस आएगा वही डिस्प्लेसमेंट। x2 - x1 क्या है, यही तो डिस्प्लेसमेंट है। x2 क्या है, फाइनल पोजीशन। x2 बच्चों क्या है, फाइनल पोजीशन, और ये x1 क्या है, इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो गैप है, डिफरेंस है, वही तो डिस्प्लेसमेंट है। तो जो x2 - x1 है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ऐसे ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब ये डिस्प्लेसमेंट हो गया तो उस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, कितनी आती है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है, दिस इज हाउ मच। अभी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो गया है, तो करते रहिएगा अपना घर पे, मैं लिख देता हूँ। एक बार t की वैल्यू 10 रखी, चलो एक पार्ट हो गया। फिर एक बार क्या करिएगा, t को 5 रखिएगा, जो भी आएगा इसका सॉल्यूशन वही तुम्हारा आंसर। तो ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो गई। तो ये बहुत आसान था। आसान इसलिए था क्योंकि आपने इंटीग्रेट कर दिया x1 से x2 और 5 से लेके 10, तो x2 और x1 का डिफरेंस आ गया। अब असली झंझट है डिस्टेंस में बच्चों। डिस्टेंस में बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों? डिस्टेंस के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो 5 से 10 सेकेंड की ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में क्या वो एक ही डायरेक्शन में मूव किया, तब तो जो डिस्प्लेसमेंट है वही आंसर हो जाएगा डिस्टेंस का। लेकिन वो आगे गया फिर पीछे आया,
या पीछे गया फिर आगे आया, तो फिर आंसर अलग हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट में आपको इनिशियल और फाइनल के बीच का बस बताना है कितना डिफरेंस, लेकिन डिस्टेंस में आपको पूरा देखना पड़ेगा, मूवमेंट भी चेक करना पड़ेगा। तो देखो इसका मूवमेंट चेक करते हैं, सेकेंड पार्ट करना है। तो सेकेंड पार्ट के लिए देखो बच्चों, ये v है, तो 5 से 10 सेकेंड में बताना है साहब इसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है। तो देखो v को जरा समझते हैं। हम एक अलग ड्यूरेशन में भी आपको निकाल के दिखाते हैं, सो दैट कभी भी कुछ भी आ जाए आप आसानी से कर पाए। देखो गौर से देखो, सीखो ध्यान से। जैसे हम सेकेंड पार्ट पर आते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा डिस्टेंस 5 सेकेंड से 10 सेकेंड ही पूछी जाए, तो हम एक आपको इसका डिटेल आप बना के दिखाते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सीखो बच्चों ध्यान से, डिस्टेंस निकालना सीखना, उसका सबसे अच्छा मुहूर्त इसी समय है। इसी समय तुमने सीख लिया तो आगे भी आराम से करते रहोगे, और ये शुभ मुहूर्त निकल गया फिर कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो देखो ध्यान से डिस्टेंस कैसे निकालना है। और एक चीज़ है, जैसे अगर हम जेई के लिए रियली पढ़ रहे हैं तो एक पढ़ाई होती है एकदम सीधी सीधी कि एक चीज़ पढ़े फिर वैसे ही बस वैसे वैसे करते चलिए, और एक थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव भी होता है कि भाई क्वेश्चन तो का तो कोई अंत नहीं है वहाँ पे। तो अगर आप थोड़ा सा जेई एडवांस के लिए भी सोचें तो उसमें तो बहुत वास्ट हो सकता है, तो थोड़ा सा थॉट एबिलिटी आपकी अच्छी होनी पड़ेगी। तो वो काफ़ी अच्छी है वैसे आप लोगों की, आप लोग काफ़ी जेन्युइन और तगड़े बच्चे हैं, बस कभी कभी राह भटक जाते हैं। तो साहब हमने लिखा v बराबर -t² माइनस +3t - 2। चलिए साहब समझिए, अब हमें चाहिए डिस्टेंस। अब डिस्टेंस बताना है, तो अगर इस v को देखें तो जरा ये देख लेते हैं v 0 होता भी है कि नहीं होता है। एक बार ये चेक कर लेते हैं कि अगर ये v रास्ते में कहीं 0 हो रहा है तो उसका मतलब है कि डायरेक्शन फिर वहां से बदल। तो ये जो एक्सीलरेशन की वैल्यू है -2t + 3, देख लो जरा ध्यान से। एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है? -2t + 3 है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे ये t बढ़ेगा, जैसे अगर इसको देखें, इसको 0 करो अच्छा एक्सेलरेशन को, तो ये एक्सेलरेशन भी एक पार्ट है, पूछा गया था क्वेश्चन में, तो ये शायद थर्ड पार्ट था, तो थर्ड पार्ट तो ये हो गया खत्म। थर्ड पार्ट तो यही निपट गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है, तो ये एक्सेलरेशन हो गया, यूनिट हो गया मीटर/सेकेंड²। थोड़ा हम इसके मोशन को जरा एनालाइज करते हैं, बच्चों सीखो। ये तो निपट गया। अब हम ये चाह रहे हैं कि डिस्टेंस भी निकालें, तो डिस्टेंस के लिए थोड़ा ये समझना पड़ेगा ना कि पहले कहाँ थे या कितनी दूर तक आगे चल रहे हैं, फिर कितनी देर तक पीछे आ रही, सब समझना पड़ेगा, तब डिस्टेंस आएगी। तो जरा एक्सेलरेशन के बारे में सोचो। अब एक्सेलरेशन भी सब वेरिएबल है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है नहीं, तो ये भी समय के हिसाब से जो है बदल रहा है। देखो बच्चों सीख लो ये सब बेसिक चीजें। पूरे इस मोशन को अगर तुम एनालाइज कर पा रहे हो तो फिर कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए, कोई भी टाइम फ्रेम पूछा जाए, कुछ भी आ जाए, आप सब बता पाएंगे। नहीं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप बड़ा दिक्कत है बताने में। तो पूरे इसके मोशन को थोड़ा सोचो कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। अब हमने क्या किया कि देखें कि साहब एक्सेलरेशन 0 कब आ रहा है। तो ये जो एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू अगर हमने 0 रखी, या इसको 0 वाले को अलग से करते हैं ना, ये तो पूरा आंसर ही हो गया, अलग से करते हैं। तो एक्सेलरेशन चूंकि यहां पे 0 कर दिए, तो -2t + 3 0 होने का मतलब t बराबर 3/2 सेकेंड। बच्चों सीखो ध्यान से, 3/2 सेकेंड पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है 3/2 सेकेंड के पहले देखोगे तो पॉजिटिव आएगा, और 3/2 सेकेंड के बाद देखोगे, बड़ी वैल्यू रखो ऐसे, इसकी वैल्यू चूंकि ये -2t है ना,
तो -2t है, तो जैसे जैसे आप t बढ़ाओगे वैसे वैसे नेगेटिव वैल्यू में बढ़ेगा ये। तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है कि 0 हुआ 3/2 सेकेंड पे, और t बढ़ा दिए तो और ज़्यादा नेगेटिव हो गया, तो फिर ये ओवरऑल नेगेटिव आने लगेगा। तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, सुनिएगा बच्चों, तो टिल 3/2 सेकेंड कुछ अलग बात है, और आफ्टर 3/2 सेकेंड कुछ अलग बात है। क्या बात है? t/2 सेकेंड के पहले ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी ये चाहता है कि मूवमेंट आगे की तरफ हो। फिर t = 3/2 सेकेंड के बाद ये नेगेटिव हो जा रहा है, मतलब ये कैसा है? तब फिर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में है बच्चों। तो ये चाहता है कि मूवमेंट कहाँ हो? पीछे। तो एक तो तुम्हें यही समझना होगा कि एक्सेलरेशन भी दिशा बदल रहा है। 3/2 सेकेंड पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और t/3/2 के पहले जो है वो पॉजिटिव है और बाद में नेगेटिव है। ठीक, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं साहब। अब बात कर लेते हैं जरा v की। देखो v को समझो, v को समझो, v को सीखो, सीखो तभी उससे कुछ तुम्हारा काम चले। जैसे v जो है, v में क्या है कि साहब माइनस अगर बाहर कर लें तो t² - 3t + 2 होता है। अब t² - 3t + 2 जो है वो फैक्टराइज हो जाएगा। साथ साथ लिखते भी चले जाओ, समय तो खत्म हो ही गया है। तो t-1 और t-2 होता है साहब, ये सीखें जरा गौर से। तो अगर v का साइन देखा जाए, साइन ऑफ v, कि कब v पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है, तो देखो कैसा बनेगा। तो हमने आपको बोला था कि आप इनइक्वालिटीज थोड़ा पढ़ लें, नंबर लाइन वगैरह उसमें सब दिया हुआ है। तो जब इसका साइन देखेंगे तो t = 1 पर ये 0 होगा और t = 2 पर भी 0 होगा। अब आगे माइनस, बीच में प्लस, फिर माइनस। भाई अगर माइनस नहीं होता है तो मैंने इनइक्वालिटी में कैसे पढ़ाया? प्लस माइनस प्लस, बट माइनस आने से ये चेंज हो गया। तो देखो बच्चों, सीखो, हमारी जो वेलोसिटी है t = 1 सेकेंड के पीछे नेगेटिव है। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है? पीछे की तरफ। कैसी है? पीछे की तरफ। फिर उसके बाद पॉजिटिव है, मतलब आगे की तरफ। फिर वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, फिर पीछे की तरफ। ऐसी देखो, देखो ऐसे। क्या वेलोसिटी का ये आगे पीछे एक्सेलरेशन से मैच करता है? देखो जरा, देखो, t = 1 सेकेंड के पहले वेलोसिटी पीछे थी। अच्छा, 0 कहां पर है? t = 1 सेकेंड पे और t = 2 सेकेंड पे। सुनो, तो t = 1 सेकेंड के पहले वेलोसिटी पीछे की तरफ थी, लेकिन 1.5 सेकेंड तक एक्सेलरेशन आगे की तरफ है। तो पार्टिकल मूव कर रहा है पीछे, एक्सेलरेशन कह रहा है चलो आगे। तो पीछे मूव करते करते फिर रेस्ट में आएगा और फिर आगे चलेगा। तो देखो, 1 सेकेंड के पहले तक पार्टिकल पीछे की तरफ चल रहा था, फिर चूंकि एक्सेलरेशन उसको बोल रहा था अरे भाई आगे चलो आगे चलो, तो फिर उसको रेस्ट में आना पड़ा। तो 1 सेकेंड पे वो रेस्ट में आ गया, फिर एक्सेलरेशन की बात मान के वो आगे चलने लगा। एक्सेलरेशन 1.5 मिनट बाद पलट गया 3/2 सेकेंड के बाद। अब बोला नहीं नहीं नहीं, अब पीछे चलो पीछे चलो पीछे चलो। तो वो स्पीड तो उसकी आगे हो गई थी, तो आगे जाने लगा। अब एक्सेलरेशन बोला नहीं नहीं, अब पीछे चलो पीछे चलो, तो उसको रुकते 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 2 सेकेंड तक वो आके फिर रुक गया। अब फिर वो पीछे चलने लगा। अब एक्सेलरेशन उसके बाद अपना मन नहीं बदल रहा है, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव ही है। फिर पीछे ही है तो ये भी पीछे पीछे चल रहा है। तो ये वेलोसिटी का साइन है। अगर हम एक्चुअल मूवमेंट देखेंगे पार्टिकल का तो कैसा होगा? अगर हम एक्चुअल मूवमेंट देखेंगे पार्टिकल का तो कैसा होगा? तो देखो कैसा होगा। बच्चों सीखो ये सब बातें।
एक्चुअल मूवमेंट पार्टिकल का कैसा होगा जरा गौर से सीखें। तो जैसे मान लीजिए t इक्वल टू 0 पर यात्रा चालू हुई, t इक्वल टू 0 पर यात्रा चालू हुई, ये t इक्वल टू 0 है, यात्रा 1 सेकेंड तक पीछे की दिशा में हुई, ये हुआ t बराबर 1 सेकेंड। यात्रा चालू हुई t इक्वल टू 0 सेकेंड से और 1 सेकेंड तक यात्रा पीछे हुई। जैसे ही पीछे हुई 1 सेकेंड हुआ तो हमारा पार्टिकल रेस्ट में आ गया, हमारा पार्टिकल इस पोजीशन पे रेस्ट में आ चुका है, चुपचाप हो गया। फिर उसके बाद वो यात्रा उसकी आगे की तरफ चालू हो गई, ये t इक्वल टू 1 सेकेंड से आगे की तरफ चालू हुई। अब आगे की तरफ कितनी देर तक चला वो, t इक्वल टू 2 सेकेंड तक। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड मान लो यहाँ पे हो गया, तो ये जो है वो t इक्वल टू 2 सेकेंड समय हो गया। अब ये चूंकि मैंने कैलकुलेट नहीं किया तो हो सकता है कि पहले 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हो अगले 1 सेकेंड में उससे ज़्यादा भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है, वो चेक करना पड़ेगा। बच्चों बात समझे कि नहीं समझे, फिर समझो। शुरुआत हुई पीछे की तरफ क्योंकि वेलोसिटी पीछे थी। वेलोसिटी कब तक पीछे है, t इक्वल टू 1 सेकेंड तक। 1 सेकेंड पे 0 हो गई तो यहाँ रेस्ट में आ गया। फिर वेलोसिटी कहाँ पे हो गई, आगे की तरफ, तो आगे की तरफ हो गई। और कब तक आगे की तरफ रही, फिर t इक्वल टू 2 सेकेंड पे फिर से रेस्ट में आ गया। अब ये जो t इक्वल टू 2 सेकेंड है, तो हमने ये नहीं देखा कि पहले 1 सेकेंड में ज़्यादा मूव करेगा या अगले 1 सेकेंड में ज़्यादा मूव करेगा। हो सकता है यहीं पर मूव करते करते उसका t इक्वल टू 2 सेकेंड हो जाए, तो वो चेक करना पड़ेगा भी, उसको भी चेक कर सकते हैं। अब साहब 2 सेकेंड बाद फिर से रेस्ट में आ गया, फिर से रेस्ट में आ गया, फिर चुपचाप हो गया। क्यों, क्योंकि अब अपना जो एक्सेलरेशन है मन बदल चुका था। 1.5 सेकेंड बाद उसका मन हो गया हम पीछे की तरफ लगेंगे। तो अब फिर क्या हुआ, अब फिर पीछे हो गया। फिर कितनी भी डिस्टेंस होगी पीछे ही पीछे चलेगा, फिर फॉरएवर पीछे हो गया ये ऐसे। तो अगर तुमसे पूछें कि t बराबर 0 से लेके t बराबर 2 तक डिस्टेंस बताओ, तो कैसे बताओगे। तो पहले ये डिस्टेंस निकालोगे या ये डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, और ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद ये डिस्प्लेसमेंट अलग से निकालोगे, दोनों को ऐड करना पड़ेगा तो आएगा आंसर। बच्चों पूरा मोशन बड़ा ज़बरदस्त हो गया है, एक बार मैं फिर पूरी बात समझाता हूँ, ध्यान से सीख लो। जब हम अच्छे लेवल पे फिजिक्स पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, एक ही काफ़ी है। बट एक में वो 10, 12, 15, 50 जो भी चीज़ें आ सकती हैं वो सब सीख लीजिए, तो फिर आप उससे रिलेटेड 50 बनाइए या 100 बनाइए, बात बराबर है। तो मैथ्स में फिजिक्स में यही डिफरेंस है कि वहाँ ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएं, बट यहाँ बहुत आसानी से हो जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में शुरुआत हुई कि साहब v दिया हुआ था इतना, तो पहली बात पूछी गई, अच्छा ये बताइए कि 5 सेकेंड से 10 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो 5 से 10 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, टाइम 5 से 10 ले लिया और ds था तो x1 से x2 ले लिया, तो x2 माइनस x1 वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई। ठीक, फिर पूछे कि साहब आप इसका एक्सेलरेशन बताओ, तो v को इंटीग्रेट कर दिए, सॉरी डिफरेंशिएट कर दिए dv बाई dt, तो एक्सेलरेशन भी आ गया। तो एक्सेलरेशन से हमें ये समझ में आया कि कितनी देर तक एक्सेलरेशन आगे की तरफ है और कितनी देर तक एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है। अच्छा, अगर हम ये नहीं भी सोचते, मान लो इस पर नहीं भी चर्चा करते, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों, अब हमने देखा कि साहब v देखें, v कैसा है, v कब पोस्ट, कब आगे है, कब पीछे है। तो हमने क्या किया कि v लिखा तो v ये क्वाड्रेटिक आ गया। तो हमने देख लिया कि किस t के लिए, अच्छा अब ये कैसे सर आपने बताया, यहाँ पे माइनस क्यों है, यहाँ प्लस क्यों नहीं है, यहाँ प्लस कैसे लिख दिए, यहाँ माइनस कैसे लिख दिए।
अब ये बड़ा दिक्कत है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको इनइक्वालिटी पढ़ना है मैथ्स में, बेसिक कॉन्सेप्ट। मैंने बोला था कि नहीं बोला था इनइक्वालिटी पढ़ लीजिए। कितने लोगों ने पढ़ ली इनइक्वालिटी, हाथ उठाओ। बस, तो तुम उतना ही तुम अपाहिज हो जाओगे। जिन्होंने नहीं पढ़ी वो उतना ही समझ पाएंगे जितने से बस थोड़ा मोड़ा उन्हें ये गलत फहमी रहे कि तैयारी चल रही है डबल जीरो। क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो तुम्हें पता होना पड़ेगा ना कि किस टी पे ये पॉजिटिव है, किस पे नेगेटिव है। तो उसके लिए इनइक्वालिटी पढ़नी पड़ेगी। तो अगर तुम गलत फहमी से बचना पड़ते हो तो सब काम करो जो आपको बताया जा रहा है। ये लीस्ट पॉसिबल है, बच्चे दुनिया भर में बहुत सारा काम कर रहे हैं। चलिए साहब, तो बात हुई कि ये प्लस माइनस पता चल गया। अब वेलोसिटी नेगेटिव मतलब पीछे की तरफ, पॉजिटिव आगे की तरफ, नेगेटिव पीछे की तरफ। और कहां जीरो है, 1 सेकेंड और 2 सेकेंड पे जीरो है। अब देखो 1 सेकेंड तक वेलोसिटी पीछे है, तो जैसी यात्रा की शुरुआत हुई 1 सेकेंड तक हमारा पार्टिकल पीछे चल रहा है। 1 सेकेंड बाद वो रेस्ट में आ गया। जरूरी नहीं कि हम एक्सेलरेशन पर चर्चा करें, सीधे वेलोसिटी से भी इतना तो वैसे भी आ जाएगा। फिर क्या हुआ कि साहब 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक वेलोसिटी आगे की तरफ है, पॉजिटिव वेलोसिटी है। 2 सेकेंड पे फिर जीरो पे आ गई तो फिर से रेस्ट में हो गया। और 2 सेकेंड के बाद फिर से वेलोसिटी कैसी है, पीछे की तरफ नेगेटिव। फिर हमेशा ही आगे कितना भी समय हो हमेशा ही नेगेटिव रहेगी, ऐसा है। तो आपसे पूछा गया था कि 5 सेकेंड से 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस का भी आंसर है। क्यों? क्योंकि 2 सेकेंड के बाद तो दिशा पलट ही नहीं रही है, एक ही दिशा में दंदनाते पीछे ही चला जा रहा है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही क्या होगा, वही डिस्टेंस होगी, सेम। हाँ, लेकिन अगर पूछते कि अच्छा ये बताओ t बराबर 1 सेकेंड से t बराबर 10 सेकेंड में क्या आंसर है, तो डिस्टेंस का अलग आंसर अलग होता है। श्रेयांश कह रहा है कि सर क्या मजा आ रहा है, जल्दी छोड़िए सर बहुत टाइम हो गया है। तो अगर 1 सेकेंड से 10 सेकेंड होता तो 1 सेकेंड से 10 सेकेंड में दिशा बदल रही है, तो 1 से 2 का अलग निकालना पड़ता और 2 से 10 का अलग निकालना पड़ता। समझ गए प्यारे लाल? तो यहां पर लिखो, अगर डिस्टेंस पूछी गई है, अगर डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा गया है धरती हिल रही है, ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे धरती हिल रही है। इसका आंसर क्या लिखोगे? ये सेकंड पार्ट था क्या? इसका आंसर लिखा जाएगा सेम एज आंसर ऑफ फर्स्ट। ठीक है, सेम एज आंसर ऑफ फर्स्ट। एक काम तुम्हें हम घर के लिए दे रहे हैं। क्या घर के लिए काम ये है कि तुम इसमें एक 4th क्वेश्चन भी ऐड करो और उसमें लिखो डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम t इक्वल टू 1 सेकेंड, या चलो शुरू से ही पूरी यात्रा ही ले लेते हैं, पूरी यात्रा ले लेते हैं। t इक्वल टू 0 सेकेंड से t इक्वल टू 10 सेकेंड, ऐसे। ये करना है। जीरो सेकेंड से 10 सेकेंड में कुल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, सो बताना है। तो अब तुम घर से क्या करोगे, मैं आंसर ही लिख देता हूं उसका डायरेक्ट। देखो जी,
देखो इसका आंसर एक लाइन में लिखते हैं, कैसे करना रहता है। मोशन पकड़ में आ गई। अभी हमने लिखा था कि साहब जो ds या जो dx बाई dt है वो कितना था, सीख लो ध्यान से, -t² + 3t - 2। देखो 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 देखो, तो यहां से dx की वैल्यू कितनी आ गई साहब, तो ये हो गई -t², फटाफट लिखो, + 3t - 2 dt। इसको कर देते हैं इंटीग्रेट, यहां x1 से x2 लिखते हैं और यहां t1 से t2 लिखते हैं। तो टाइम t1 से t2 में जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है सो आ जाता है। अब डिस्प्लेसमेंट तो साहब पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। तो इस 4th पार्ट का आंसर हम लिख रहे हैं, आप देखिएगा सही है कि नहीं। तो पहला जो हमें डिस्प्लेसमेंट करना है वो करना है 0 से 1 में। तो पहला इंटीग्रेशन होगा t = 0 से t = 1, और जो भी अंदर लिखा है वो तो उतना ही रह जाएगा। ऐसे इसका मैग्नीट्यूड लेना है साहब। 1 सेकंड की यात्रा पूरी हो गई, 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आ गया। फिर उसके बाद अब t = 1 से t = 2, t = 1 से t = 2, फिर से सेम dt। ये t = 1 सेकेंड से t = 2 सेकेंड तक की यात्रा हो गई, इसका मॉड। और फिर 2 के बाद t = 2 से t = 10, फिर से dt, उसका मॉड। ऐसा मॉड साहब काहे लगा रहे हैं? देखिए, अगर आप थोड़े समझदार हैं तो आपको मॉड केवल पहले और तीसरे में ही लगाना चाहिए, दूसरे में नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। काहे? दूसरा तो वैसे ही पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आएगा, लेकिन चलो तीनों में लगा दो, है ना। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये पहला डिस्प्लेसमेंट है 0 से 1, फिर है साहब 1 से लेकर 2। कितना शानदार हो गया, जबरदस्त प्रश्न हो गया है। अब इस एक क्वेश्चन को करने के अलावा इस तरह के तुम्हें 25-50 कुछ नहीं करने, एक से ही काम चल जाएगा। बच्चों, अगर आप सही लेवल में ये सब पढ़ेंगे तो आपके नोट्स आर मोर देन सफिशिएंट टू टीच यू एवरीथिंग। तो आई थिंक नाउ दिस इज डन। वैसे अगर हम देखें तो ये वैल्यू कैसी है जी, कहाँ गया पहला, ये नेगेटिव आएगी, मॉड कर दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में आगे जा रहा है तो वैल्यू पॉजिटिव, और 2 से 10 में पीछे जा रहा है तो भी नेगेटिव। तो मॉड इसलिए लगा दिए क्योंकि हमें सारे डिस्प्लेसमेंट्स के मैग्नीट्यूड ऐड करने पड़ते हैं, इसलिए मॉड लगा दिए। मॉड इसलिए लगाया गया है चूंकि हमें सारे डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड्स ऐड करने हैं। तो मान लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट है साहब d1, ये डिस्प्लेसमेंट है d1, ये डिस्प्लेसमेंट है d2, और ये डिस्प्लेसमेंट है d3। तो जो डिस्टेंस है that is sum of magnitude of all 3 displacements. Oh, how beautiful this is. कुछ लोग कह रहे सर हमारी जान निकली जा रही है, आप कह रहे ब्यूटीफुल। अब छोड़ दीजिए हमको, ऐसे ऐसे करना है।
ऐसे पढ़ना है बच्चों जेई में सेलेक्ट होने के लिए। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। आज तो भाई बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम हो गया। अब अगले एपिसोड में